नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। भारत में जिस तरह से इलाज का खर्च बढ़ रहा है, समझदारी इसी में है कि हेल्थ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन जिस तेजी से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ रहा है, लोगों के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर कोरोना के बाद काफी तेजी से हमने देखा है कि प्रीमियम्स में इजाफा हुआ है और एक बार फिर से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने की बात हो रही है। दरअसल ईटी नाउ स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक न्यू इंडिया एश्योरेंस के हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम के को लेकर खबर है और कंपनी 1 नवंबर से दरअसल 9 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का प्रीमियम बढ़ाने जा रही है और इसके साथ ही बाकी कंपनियां भी प्रीमियम बढ़ा सकती हैं जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है। तो अब किस तरह से ये पॉलिसी आपके लिए और महंगी हो जाएगी? जिस तरह से हम कवरेज को देख रहे हैं जो आपको मिलती है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तहत, उसके हिसाब से जिस तरह से प्रीमियम बढ़ाया जा रहा है वो कितना सही है? और वैसे भी जब हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए या सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उस सूरत में इस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाना कितना वाजिब माना जाए, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है मेहमानों का और आइए उनसे तारुफ कराती हूँ मैं और बाद में हम इस चर्चा को भी शुरुआत करेंगे हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे जानकारी लेकर। तो मेहमान के तौर पे मेरे साथ जुड़ गए हैं बिजॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, अमित रॉय, लीडर इंश्योरेंस एलाइड बिजनेसेस PwC, और महावीर चोपड़ा, फाउंडर बेशक.org। तो आप तीनों से सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अनुराग शाह जो खबर लेकर आए हैं, एक बार उसकी ओर रुख कर लेते हैं। आने वाले दिनों में कई लोगों को अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम देना होगा नई पॉलिसी खरीदते वक्त या फिर रिन्यू कराते वक्त। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस ने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो 10% बढ़ाने का ऐलान किया है और ये लागू होगा 1 नवंबर 2024 से। हालांकि न्यू इंडिया से जुड़े सूत्रों का ये भी कहना है कि जो उनकी पॉपुलर पॉलिसीज़ है, न्यू इंडिया मेडिक्लेम, न्यू इंडिया फैमिली फ्लोटर और युवा भारती पॉलिसी, वहाँ पे कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं और ये जिन 9 पॉलिसीज़ में बढ़ोतरी हुई है ये कुल हेल्थ कारोबार का 25% हिस्सा है। और सारी कई कंपनियां हैं वो भी प्लान कर रही है प्रीमियम बढ़ाने के अंदर और ये 10 से 15% प्रीमियम बढ़ सकता है और इसके लिए कंपनियां अपने पॉलिसी होल्डर्स को नोटिस देगी, 2 से 3 महीने पहले सूचित करेगी कि वो प्रीमियम बढ़ाने जा रही है और पॉलिसी होल्डर इच्छुक है अपने रिन्यूअल कराने के लिए या नहीं, ये सूचना देना जरूरी है। प्रीमियम बढ़ोतरी की 3 बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह है कि जो IRDA के नए रेगुलेशन लागू हुए जहां पर कई सारे एक्सक्लूजन्स को कवर किया गया। इसके अलावा जो मॉरिटोरियम पीरियड है जो 8 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया, यानी 5 साल अगर कोई पॉलिसी जारी रखता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी नहीं कह सकती कि ये आपने जानकारी नहीं दी थी। और तीसरी वजह है कि जो वेटिंग पीरियड होता था जिसमें वेटिंग पीरियड से जुड़े हुए जायज़ नियम थे उसे भी रेगुलेटर ने कम कर दिया है, वो 48 महीने से घटा के 36 महीने कर दिया है। और इंश्योरेंस कंपनियों का अपना खुद का क्लेम का अनुभव तो होता ही है। सबसे बड़ा वजह प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, प्रोडक्ट की रेट बनाने में, अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा क्लेम आते हैं तो कंपनियां उसके अंदर प्राइस बढ़ाती है, प्रीमियम बढ़ाती है। तो ये तमाम वजह है इंश्योरेंस कंपनियों जहां पर प्रीमियम बढ़ाने जा रही है। न्यू इंडिया ने 9 प्रोडक्ट पे बढ़ाया है, बाकी कंपनियां भी अलग अलग प्रोडक्ट पे प्रीमियम बढ़ाएगी। तो ग्राहकों के लिए यही देखना है कि अगर रिन्यूअल करते समय उनका प्रीमियम बढ़ रहा है तो और कोई पॉलिसी है जहां पर प्रीमियम नहीं बढ़ा है या फिर बेहतर विकल्प मिल रहा है तो इस विकल्प को चुन सकते हैं। चलिए अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम जानकारी दे दी। और हम बात तो कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के बढ़ाने को लेकर, लेकिन साथ ही नितिन गडकरी साहब ने यहाँ पर भी गुहार लगा दी है कि GST जो है इंश्योरेंस पर वो कम किया जाए। एक बार फिर से राहत की बात हो रही है, इसको अफोर्डेबल बनाने की बात हो रही है। और इतना बेजवान सर, इतना ज़रूरी और इतना अहम प्रोडक्ट, जब भी हम आपकी रिस्क कवरेज की बात करें, जब भी हम तरह की अनसर्टिनिटी की बात करें, फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी की बात करें, उसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अहम कवरेज मानी जाती है। अब एक तो प्रीमियम बढ़ाना
जो एक ने शुरू कर दिया है, और लग तो यही रहा है कि बाकी तमाम प्लेयर्स भी बहुत जल्द यही राह भी पकड़ेंगे। जीएसटी को लेकर इंश्योरेंस पे जीएसटी को कम करने को लेकर गुहार कोई नई नहीं है, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री साहब यहाँ पर बोल रहे हैं तो शायद इसका असर भी हम पड़ता हुआ देखें। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स तो हमेशा से इसकी मांग कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में जो प्रीमियम को लेकर चुनौतियां हैं, जीएसटी को लेकर चुनौतियां हैं, ये किस तरह हर्ट कर रही हैं? शुरुआत इसी से करते हैं, बेजवान सर। कविता जी, पहले तो आप लोगों को बधाई हो कि आप लोग ने एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आए हैं आपके व्यूअर्स के सामने। और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत आभारी हैं नितिन गडकरी जी का कि उन्होंने एज एन एमपी, एज अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिविजुअली फाइनेंस मिनिस्टर को इसको लेकर लिखे हैं। इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि 0 जीएसटी होनी चाहिए ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पेड बाय द पॉलिसी होल्डर्स। इनफैक्ट कोई जीएसटी नहीं आनी चाहिए, और ये फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत क्लोजली देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाइल शी इज गेटिंग द फाइनेंस बिल ऑफ 2024 टेबल्ड व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट पास्ट। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री भी इस पे हस्तक्षेप करें और इस पे वो हम लोगों को मदद करें, ताकि हर परिवार को, आपने जैसे कविता जी कहे हैं, हर साल करीब करीब 2 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ऑफ हेल्थ कॉस्ट। एंड अकॉर्डिंगली द हेल्थ कॉस्ट यदि बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेंगे, इंश्योरेंस भी बढ़ेगा। इंश्योरेंस कोई तो चैरिटेबल एक्टिविटी है नहीं, वो तो बिजनेस एक्टिविटी है। वो लोग ऑलवेज प्रॉफिट खोजेंगे, एंड इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट दे विल डेफिनेटली ट्राई टू इंक्रीज द प्रीमियम। बट द बेस्ट पार्ट इज, अभी जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है वो कई चीज ट्रांसपेरेंट रूप से ले आ रहे हैं, और वो कंपटीशन को भी एनकरेज कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। उन्होंने काफी बदलाव ले आ रहे हैं ताकि छोटे से छोटे कंपनीज भी इंश्योरेंस सेक्टर में आ सके और इंश्योरेंस बिजनेस में आ सके। दुनिया भर से लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि वो लोग भी इंडिया में आकर हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली उसमें ध्यान दें और उसको बढ़ावा दें, ताकि इंडिया जो बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 ये हम लोग अचीव कर पाए। और उसको अचीव करने के लिए हेल्दी कंपटीशन लाना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है, अकाउंटेबिलिटी लाना है, ताकि हर पॉलिसी होल्डर ये समझें कि हम जो प्रीमियम दे रहे हैं उस प्रीमियम का वैल्यू फॉर मनी हमको मिलेगा जब हम एक्चुअली पीड़ित होंगे, क्योंकि इंश्योरेंस इज नथिंग बट अ रिस्क कवर। जब हम पीड़ित होते हैं तो हमको तुरंत कवर मिलनी चाहिए और रिस्क की कवर होनी चाहिए, और उसके लिए हम हर साल एक प्रीमियम भरते हैं, ईयर आफ्टर ईयर। कई साल हम क्लेम भी नहीं करते हैं, हम लोगों को एक इंसेंटिव मिलता है, नो क्लेम बोनस। बट जब हम पीड़ित होते हैं तो हमारा कवरेज पूरी होनी चाहिए, कैशलेस होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, जिसके लिए अभी कई नियम कानून लाया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं 2024-25 में ऐसा एक बदलाव आएगा इंश्योरेंस सेक्टर में कि हर व्यक्ति, जो लोग आयुष्मान भारत के तहत नहीं आ रहे हैं, उनको इंश्योरेंस कवर प्राइवेट सेक्टर से भी मिलेगा, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से भी मिलेंगे। और इस ढंग के जो बढ़ोतरी होने का एक ट्रेंड आ रहा है प्रीमियम में, वो घटेगा, कंपटीशन आएगा, लोगों में एक चॉइस आएगा, पॉलिसी होल्डर्स को एक विकल्प मिलेगा कि कौन ऐसा इंश्योरेंस कंपनी है जो कम से कम पैसे में अच्छा सेवा प्राप्त कर सके। तो हम उम्मीद करते हैं कविता जी कि बहुत जल्दी हम लोग बदलाव देखेंगे, और हम लोग इस कोशिश में हैं, जैसे आयुष को भी अब इंश्योरेंस सेक्टर में लाया गया है ताकि लोगों के पास एक विकल्प हो। और आज के दिन में आप लोग सबको मालूम है, प्रिवेंटिव केयर इज द बेस्ट केयर, एंड इन ऑर्डर टू गिव प्रिवेंटिव केयर हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कैसे हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, डे केयर सेंटर्स को इंश्योरेंस के तहत ले आ सके, कैसे इंश्योरेंस के तहत एक मैंडेटरी हेल्थ चेक हो सके सबके लिए हर साल, ताकि उनको पता लगे कि उनका सेहत कैसा है, किस ढंग का है, कहाँ चेक करनी चाहिए, किससे। तो ऑफरिंग में एक तरफ तो हम कोई कमी नहीं देख रहे हैं महावीर, अक्सर बातचीत भी होती रहती है इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से जो ऑफरिंग है, जो प्रोडक्ट्स में इनोवेशन है और बेनिफिट्स और फीचर्स इंट्रोड्यूस करने की बात है, उसमें मेरे ख्याल से कोई शिकायत नहीं है, बिकॉज जैसा बेजॉन सर ने भी कहा कि कंपटीशन
सेंस हो गया कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए स्टैंड आउट होना ही पड़ेगा। हर्ट हो रहा है प्रीमियम का बढ़ना। 10 से 15% अगर आप कहते हैं कि आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, जो कि लगातार देखिए हम कोविड के बाद से देख ही रहे हैं, ये हर्ट कर रहा है महावीर, और ये डिस्करेज भी करेगा फिर। एब्सोल्युटली। सो हम जब भी सीनियर सिटीजन से बात करते हैं, जो एक्चुअली 35-40,000 से ऊपर प्रीमियम पे कर रहे हैं, और उनके लिए जब एक्चुअली उनका सेविंग्स जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर एग्जिस्टिंग सेविंग, जो रिटायरमेंट सेविंग्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो। उसमें अगर अचानक से आपको 10,000 रुपया साल का ज्यादा देना पड़े, तो बहुत बड़ा एक बर्डन है कोई भी सीनियर सिटीजन के लिए। सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो सीनियर सिटीजन पे आएगा, और बहुत ही जो यंग लोग हैं उन पे आएगा। सीनियर सिटीजन पे ऐसे आएगा कि बहुत लोगों ने बहुत साल से, जैसे अभी सर ने कहा कि बिजॉन सर ने कहा कि बहुत लोगों ने क्लेम नहीं किया है, तो उनको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि शुड आई कंटिन्यू दिस पॉलिसी, मुझे क्या ये पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे वेबसाइट पे आते हैं और हमको ये पूछते हैं कि मैंने 5 साल तक क्लेम नहीं किया, 8 साल से क्लेम नहीं किया, मेरा प्रीमियम 70,000 हो गया है, 80,000 हो गया है, शुड आई पे, मुझे रिन्यू करना चाहिए कि नहीं रिन्यू करना चाहिए। तो ये जो एक ट्रस्ट है इंश्योरेंस में कि मैं इसको अफोर्ड कर पाऊंगा और मुझे जब भी क्लेम आएगा तभी पे होगा, वो थोड़ा हिल रहा है जब भी प्रीमियम्स बहुत बढ़ रहा है। और ये हम रोज देख रहे होते हुए यंग एज पॉपुलेशन के साथ भी हो रहा है, जो एंटर करना चाहते हैं इंश्योरेंस में और वो देख रहे हैं प्रीमियम बहुत ज्यादा है, और उनको पता है कि वो क्लेम करना अभी बहुत टाइम है उनके लिए, क्योंकि वो शायद बहुत यंग है, तो उनको लग रहा है कि अभी तो शायद बहुत टाइम है उनके लिए। तो वो लोग भी एक्चुअली डर रहे हैं अभी प्रीमियम देख के। तो डिसीजन मेकिंग जो हो रहा था इंश्योरेंस में वो स्लो होते जा रहा है जैसे जैसे प्रीमियम्स इंक्रीज हो रही है। और ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है एक्चुअली, कि आप एक प्रोडक्ट है जो सबके लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बट वो अनअफोर्डेबल होते जा रहा है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जा रही है कस्टमर के लिए। एक साइड पे वो हॉस्पिटल बिल से डर रहा है, दूसरी साइड पे वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से डर रहा है, तो उसको जाना कहाँ है, वो बहुत बड़ा एक दुविधा हो गई है कस्टमर के लिए, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के लिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। चर्चा के दायरे को अमृत जी थोड़ा सा हम जीएसटी के पहलू पर भी लेके जाते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रीमियम में जिस तरह से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, वो स्टेक होल्डर्स की मांग है, लेकिन जीएसटी पर भी इंश्योरेंस पे जीएसटी कम हो जाए, ये स्टेक होल्डर्स की भी मांग है। आम आदमी की तो मांग हमेशा से रही है कि जितना कम हो सके आपका खर्चा बैठना चाहिए। अब ये बताइए, राहत सबसे ज्यादा कहां पर होती हुई दिखाई देगी? अगर इंश्योरेंस पे जीएसटी कम कर दिया जाए और उसके बाद अगर हमारे प्रीमियम लगातार बढ़े, तब भी क्या हम कहेंगे कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली हो सकता है, या जो दिक्कतें हम कह रहे हैं वो और बढ़ जाएंगी? आई थिंक मैं कहूंगा कि दोनों थोड़ा सा अनरिलेटेड टॉपिक है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि प्रीमियम बढ़ना जो हो रहा है उसके पीछे अगर आप कॉज देखेंगे तो मेरे हिसाब से 3 कॉज है जो रिसेंट डेवलपमेंट्स रेगुलेटर ने किया है। वो एक हिसाब से कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मोराटोरियम पीरियड बोलते हैं, वो 8 ईयर्स से कम करके प्रपोज करके 5 ईयर्स कर दिया गया। या जो वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो महावीर जी बता रहे थे कि सीनियर सिटीजन्स में बहुत बड़ी इसको लेके इम्पैक्ट आता है, बहुत सही बात है। तो वो 4 ईयर्स हुआ करता था, उसको कम करके अभी 3 ईयर्स कर दे रहे हैं। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ है कि कैशलेस का फैसिलिटी जीआई काउंसिल ने अनाउंस किया कि सारे हॉस्पिटल से इरेस्पेक्टिव ऑफ किसका किसके साथ टाई अप रहे चाहे नहीं रहे। एंड फोर्थ कि कैशलेस का जो क्लेम है वो 3 घंटे के अंदर देने पड़ेगा। नाउ ये सारे चीज से क्या हुआ कि आपका टोटल रिस्क जो मेजरमेंट था हर एक हेल्थ इंश्योरर के लिए वो थोड़ा बढ़ गया। ये बढ़ जाने के साथ मेडिकल इन्फ्लेशन अगर आप इंडिया में देखेंगे वो 14% है, तो विच इज अबाउट 3 टाइम्स ऑफ और नॉर्मल इन्फ्लेशन। अगर आप दूसरे कंट्री के साथ इसको कंपेयर करेंगे, चाइना इज 12%, इंडोनेशिया वियतनाम 10% के आसपास है, एंड फिलीपाइंस में 9% है। तो ये मेडिकल इन्फ्लेशन एक साइड में, दूसरे साइड में उनके लिए रिस्क बढ़ जाना बिकॉज ऑफ ऑल द स्पेशल प्रोविजंस व्हिच हैज बीन announced by the regulator, that led to the इंश्योरेंस प्रीमियम एनहांसमेंट, क्योंकि रिस्क को मैनेज करने के लिए उनको कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर को हिट करना था। अब जो राहत की बात है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कम करना नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस में आप क्यों जीएसटी लगा रहे हैं? जीएसटी लगाने के लिए कंजम्पशन जहां पे हो रहा है या सर्विसेज कंजम्पशन जहां पे हो रहा है वहां पे जरूर लगाइए,
लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, हम पूरे इंडिया को हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात कर रहे हैं, जैसे बिजॉन साहब ने बताया कि बहुत बड़ा एक मास है कि मिसिंग मिडिल जिसको बोलते हैं, जो आयुष्मान भारत और हेल्थ इंश्योर्ड पीपल के बीच में है, उनके अगर अवेयरनेस लाना है तो वहां पे तो आपको जीएसटी लगा के कितना रेवेन्यू आ जाएगा. Cost of not getting them insured is much much higher than the revenue that you collect. So I think that's a big opportunity to offset, at least for the time being. But I think more or less जब तक हम medical regulation नहीं लाएंगे, regulator on the hospital, regulator on the health care, वो जब तक नहीं लाएंगे तब तक वो कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगा, तो इंश्योरर मेडिकल प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं. ये एक बहुत बड़ी चीज है. एक और बात कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया, आई थिंक इन मार्च, दैट विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स आप स्टैंडर्डाइज कीजिए हेल्थ के कॉस्ट को. हेल्थ इंश्योरेंस को अगर स्टैंडर्डाइज करना है तो आपके सारे ट्रीटमेंट के कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज करने पड़ेगा. So some steps were taken, but I think IMA also objected to that because there are some, practical problems. So I think बहुत बड़ी ये मुद्दा है, लेकिन रेगुलेशन ऑन द प्रोवाइडर साइड लाना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है. चलिए, बहुत बढ़िया पहलू आपने सामने रखे हैं। और बेजोन जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अमित के तमाम एनालिसिस से? नहीं, द एनालिसिस इज वेरी बहुत पर्टिनेंट है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. इसी रेगुलेटर ऑलरेडी देयर, इंश्योरेंस का रेगुलेटर है. इंश्योरेंस रेगुलेटर थ्रू द इंश्योरेंस कंपनीज कैन ब्रिंग इन एन एम्पैनलमेंट मैकेनिज्म, जिसमें कॉस्ट फैक्टर को लेकर नेगोशिएट करके आप उस ढंग का कॉस्टिंग ला सकते हैं जो वायबल है, जो विन विन है फॉर एवरीबॉडी. जब आप बल्क बिजनेस देते हैं कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज को, तो नेचुरली इंश्योरेंस कंपनीज को डिस्काउंट भी देखना चाहिए, क्योंकि उनको हाई रेवेन्यू मिलेगा एंड हाई वॉल्यूम मिलेगा. ये नहीं कि खाली आप कंज्यूमर पे बर्डन करते रहिए हर समय, बिकॉज कंज्यूमर इज लेस, उनको कोई सुनते नहीं है, उनका कोई एडवोकेसी नहीं होता है, उनका कोई लॉबी नहीं है. जस्ट बिकॉज एक इंडस्ट्री लॉबी करते हैं पॉलिसी मेकर्स के सामने और रेगुलेटर के सामने, तो पेशेंट्स को आप भूल जाइए, ऐसा नहीं भूल सकते हैं आप. देयर आर कई तरीके हैं और उस तरीकों को हम लोग अपना रहे हैं. जैसे अभी हम हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक परचेजिंग कमेटी के चेयरमैन रहे आयुष को लेकर, आयुर्वेदा को लेकर. हम लोग बैठकर सबको मनाकर एक रेट पे तय किए कि इस रेट पे हमारे आयुष्मान भारत में लोगों को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. तो उसी ढंग से हम लोगों को एलोपैथी में भी करनी चाहिए. जस्ट बिकॉज आईएमए कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मान लीजिए. वो ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उनको बैठाइए टेबल पे, उनसे बात कीजिए और उनको समझाइए कि क्यों जरूरी है और क्यों हमारे देश का प्रोग्रेस डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. क्योंकि हम लोग डेवलप्ड कंट्री बनना चाह रहे हैं. हमारा आज भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारे देश में है कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ऑफ द इफ यू कंपेयर एंड लाइक मिस्टर रॉय सेड, हम लोग का जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है हेल्थ केयर में, इट इज बिकॉज कोई भी स्टेट्स, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कोई भी स्टेट उसको प्रायोरिटी नहीं देना चाह रहे हैं. उनके लिए ये कोई प्रायोरिटी है ही नहीं. हम जो देख रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में भी, बजट में भी, आप कहीं पर हेल्थ का कोई जिक्र ही नहीं सुने. कोई हेल्थ के बारे में बात ही नहीं हुआ बजट में. ना ऑपोजिशन बात कर रहे हैं, ना प्रेजेंट गवर्नमेंट बात कर रहे हैं. तो हम, ये बहुत जरूरी है कि हम यदि आयुष्मान भारत का कवरेज बढ़ा रहे हैं और उसको 5 लाख से 10 लाख करने का सोच रहे हैं, हम लोग द मिसिंग मिडिल क्लास को, जो नीति आयोग ने बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट दिया इसको लेकर. तो ये सब जो रिपोर्ट्स आते हैं सरकार के पास, जो रिकमेंडेशंस आते हैं, वो केवल कबर्ड में रखने के लिए नहीं है, ड्रॉयर में रखने के लिए नहीं है. उसको हम लोगों को सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करके लोगों तक उसका फायदा पहुंचाना है. हम तो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसको घर बेचना पड़े या संपत्ति बेचना पड़े या कर्जा लेना पड़े स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करने के लिए. हम लोग इतने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. हर स्टेट में आपका एम्स खुल गया, हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं और एक कॉलेज के साथ. तो कई पॉलिसीज आ रहे हैं. सारे स्टेट्स को अभी ध्यान आकर्षित करवा के स्टेट्स को बाध्य करना होगा
कि आप क्वालिटी हेल्थ केयर लोगों तक पहुंचाइए। अभी तक हम लोग जूझ रहे हैं, अभी तक हम लोग क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं दिए हैं, हम लोग एक कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाए हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 2010 में बना, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है सही ढंग से। तो यदि स्टेट्स इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहेंगे, आप केवल डॉक्टर्स को कैसे ब्लेम करेंगे? आप केवल आईएमए ब्लेम करते हैं, ये सही नहीं है। आईएमए को कहीं काय ब्लेम कर रहे हैं आप? आईएमए इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक सही नहीं करेंगे तो नेचुरली आप देखेंगे छोड़ डेवलपमेंट नहीं होगा हेल्थ बिल्कुल सेक्टर। बिल्कुल, तो महावीर कोई एक छोर तो पकड़ के आगे चलना ही होगा। और ऐसे में जिस तरह की बातें अमित ने भी की है, बिरजॉन सर ने भी की है कि रेगुलेटर ने कुछ बदलाव किए हैं, इन बदलावों के चलते आपका प्रीमियम बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनियों को ये बातें पता नहीं होंगी। अगर उनको ये तमाम बदलावों को अमल में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो इसका असर ग्राहक पर पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर पर पड़ेगा, उपभोक्ता पे पड़ेगा। इस बात को क्या चर्चा में लाया गया रेगुलेटर के हिसाब से? रेगुलेटर ने इसका कितना मंथन किया स्टेक होल्डर्स के हिसाब से? क्योंकि नतीजा तो यही है कि बेहतर सेवाएं आपको हम दे रहे हैं तो आपको पैसे भी ज्यादा जो है वो देने पड़ेंगे। लबोलुबा बॉटम लाइन तो यही बनती है एक पॉलिसी होल्डर होने के नाते भी, अगर मैं ये सवाल पूछूं तो महावीर। राइट, तो इसमें मतलब दो दो ही एस्पेक्ट्स है, राइट। एक है, एक पेयर है और एक रिसीवर है, मतलब जो सर्विस का, जो बेसिकली जो जो इसका रिसीवर है, वो जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसकी जो विजन है वो ये है कि सारे इंश्योरेंस कंपनीज को साथ में लाया जाए और सारे इंश्योरेंस कंपनीज का एक कैशलेस एवरीवेयर करके जो कॉन्सेप्ट बनाया है, उसमें सारों का एक पैनल बन जाए, जहां पे सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलके एक कैशलेस पैनल बनाया है। और फिर ये सारे लोग जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के थ्रू दे विल नेगोशिएट विद द हॉस्पिटल्स एंड रिड्यूस द रेट्स। ये एक विजन है। अभी ये बहुत ही प्री नेसेंट है, मतलब अभी इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। ये एक ही होप दिख रहा है मुझे। ये पूरे जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, इसमें एक साइड पे हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर रेगुलेशन के लिए, बट वो मुझे दिख नहीं रहा है होते हुए, क्योंकि प्रोबेबली बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है हेल्थ केयर की और प्रोबेबली बहुत सारे दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। दूसरी साइड पे हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स होने की इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इसकी वजह से ही है क्योंकि हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है। तो ये दोनों तो विशियस सर्कल हो गया है। इसका सोल्यूशन ये है कि इंश्योरेंस कंपनी साथ में आए और बेसिकली साथ में नेगोशिएट करके एक बल्क रेट डिसाइड करे हॉस्पिटल्स के साथ और रेट्स को कम करे, राइट। जैसे ये रेट्स कम होंगे उसका इंपैक्ट डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम पे आ सकता है। ये कितना जल्द हो पाएगा, कितनी फास्ट और स्पीड में हो पाएगा, इसको ऑब्वियसली हम अभी एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा नेगोशिएशन होगा दो पार्टीज के बीच में, एक पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री और एक पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बीच में। जैसे ही ये इंपैक्ट आना लगेगा, ये एक ही होप दिख रहा है मुझे, जहां रेगुलेटर और इंश्योरेंस इंडस्ट्री मिलके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को कंट्रोल में ला सकते हैं। अमित, आपका क्या टेक है इस इलाज पर? आई थिंक ये सजेशन काफी अच्छा है। सिर्फ एक ही चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योर्ड पॉपुलेशन जो एक्चुअली हॉस्पिटल में जाते हैं वो बिलो 10% है। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कोशिश नहीं किया है। हम तो इम्पार्शियल कंसल्टेंट के तौर पूरे इंडस्ट्री को देखते हैं। हमने देखा है कि पिछले 10 साल में कई बार उन्होंने जाके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ बात करके ये रेट को स्टैंडर्डाइज करने का कोशिश किए हैं। बट हर बार कारण ये निकल के आता है कि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है और ये देश में अगर कोने कोने में हमें रेट स्टैंडर्डाइज करने पड़ेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे बॉम्बे का प्रोवाइडिंग कॉस्ट अगर आप रांची के प्रोवाइडिंग कॉस्ट या जमशेदपुर के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत अलग अलग होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ रनिंग, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हायरिंग स्किल्ड डॉक्टर, सारी चीज अलग अलग होता है। ये उनका एक एक आर्गुमेंट होता है। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज का बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं है, ये एक रियलिटी है। इंश्योरेंस कंपनीज कोशिश नहीं करते हैं इस बार्गेन के लिए, ये शायद सही नहीं होगा कहना, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार जीआई काउंसिल एकजुट होके बहुत बार हेल्थ रेगुलेटर या हेल्थ केयर डिफरेंट बॉडीज के पास गए हैं ये रेट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्योंकि उनके आउटगो पे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। बट जब तक ना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का एक रेगुलेशन आए, स्टैंडर्डाइज होने का कुछ एक स्ट्रक्चर बने,
आई बिलीव अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर को ये बहुत इंपैक्ट करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सिंपल कैटरेक्ट ऑपरेशन अगर अलग अलग हॉस्पिटल में ही आप देखेंगे तो एक उसका चार्ज कहीं 1 लाख होता है तो कहीं उसका चार्ज 5,000 भी होता है। तो इतना डिफरेंस सेम डिजीज का इलाज करने के लिए जिस कंट्री में है, तो वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस का रेट को स्टैंडर्डाइज करना या कम करने का गुंजाइश मुझे रियलिटी में कम मिलता है। बिल्कुल होना चाहिए, बट बार्गेनिंग पावर मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज का कम है। ना होगा कि अब इस खबर के बाद और कैसे चीज़ें बदलती हैं, लेकिन एक बात तो तय है, बतौर पेयर, बतौर पॉलिसी होल्डर या ऐसा कोई शख्स जो किसी की कवरेज चाहता हो, कवरेज लेने के लिए पहले आपको वो कवरेज महंगी मिले, उसके बाद जो इलाज करवाना हो उसका खर्चा आप पर और पड़े। तो कहीं ना कहीं समावेश और तालमेल कहीं पर बैठ नहीं रहा है, जिसकी सख्त ज़रूरत है। इंडस्ट्री के लिहाज से भी रेगुलेटर जो कदम उठा रहे हैं वो काबिल तारीफ है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जिसी पर हमने विस्तार से चर्चा की और मंथन भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।